हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपके लिए चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। चैप्टर का नाम है सिक्योरिटी चैलेंजेस देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज। आइए शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। चलिए भाई शुरुआत करी जाए। तो शुरुआत में सबसे पहला टॉपिक जो इसके अंदर मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो रहेगा चैलेंजेस टू मैनेजमेंट आर बॉर्डर एरियाज। तो देखिए बॉर्डर्स वगैरह जो है उसको मैनेज करने के लिए क्या हमारे पास चैलेंजेस हैं, क्या हमें चीज़ों से जूझना पड़ता है, क्या दिक्कतें होती हैं इन बॉर्डर्स पे इनको मैनेज करने के लिए ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे देश में ना हो। तो देखिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे अब आप देखते हो कि भाई हमारी जो देश की यूनिटी है, हमारे देश का भाईचारा है वो बरकरार रहे। उसके साथ हमारा देश जानते हैं सोवेरियन है। अब सोवेरिनिटी हमारे देश की एक भाई प्रियम्बल में भी हमारे लिखा हुआ है कि हमारा देश किसी देश के अंदर नहीं आता, वो खुद में आज़ाद है और इस बात को हमें अपहोल्ड करके चलना है, हमें इसे बरकरार रखना है आगे तक। तीसरी बात कि भाई जो टेररिस्ट घुस आते हैं, इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि भाई इलीगल मूवमेंट जो होता है हमारे देश के अंदर, टेररिस्ट घुस आते हैं चुप्पे से पोरस बॉर्डर देख के, तो उसे हमें रोकना है। ये सब क्या होता है, पोरस बॉर्डर्स क्या होते हैं, पार्ट 1 आप देखेंगे तो आप सब समझ जाएंगे अगर आपको कोई इशू आ रहा है इसके अंदर तो। उसके बाद जो बॉर्डर के आस-पास लोग होते हैं, जो बॉर्डर के आस-पास रहने वाले लोग हैं, उनके अंदर भई ऐसी भावना डालना कि आप सेफ हैं, आप सिक्योर हैं, आप परेशान ना हों, आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ भई जो ट्रैफ़िकिंग होती है, चाहे वो आर्म्स की ट्रैफ़िकिंग हो रही हो, चाहे वो जो इंसान है उनकी खरीदारी या उनको बेचा जा रहा हो या ड्रग्स ट्रैफ़िकिंग हो रही हो, तो इन सबको रोकना है हमें। उसके साथ जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स होते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर फेक करेंसी नोट्स हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर दे, बहुत ज़्यादा आ जाएँ, तो इससे क्या होता है हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी नीचे चली जाती है। तो इसे हमें कंट्रोल करना है। और आखिरी में भाई स्मगलिंग वगैरह ना हो, जैसे कैटल हो गया, गोल्ड हो गया, इन सब की स्मगलिंग इधर से उधर ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे चैलेंजेस हैं जो हमें अपने बॉर्डर्स पे मेंटेन करने की आवश्यकता होती है और यही सब प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर देखिए यहाँ पे बात आती है कि क्या ऐसी टेक्निक का यूज़ करें, क्या टेक्निक ऐसी है जिससे बॉर्डर मैनेजमेंट अच्छे तरह से हो, इफेक्टिव तरीके से हो। देखिए कुछ टेक्निक मददगार साबित हो सकती हैं अगर हमें अपने बॉर्डर्स को सिक्योर रखना है तो। जैसे कि आप फेंसेस कर दो, फेंसिंग, ऐसे इस तरीके की फेंसिंग कर दो आप अपने बॉर्डर के आसपास। जैसे मुन्नी चिल्ला रही थी जोर से मामा, है ना, बजरंगी भाईजान में, वैसे ही आप कुछ ऐसे फेंसिंग कर दीजिए। और एक बहुत ज़्यादा मतलब लाइटें वाइटें वहाँ लगा के रखिए कि आपको दिखता रहे, जो भी वहाँ पे आर्मी पर्सनल है वहाँ पे दिखता उनको रहे कि इधर से उधर लोग जो आ रहे हैं, सोल्जर्स को दिख जाए कि कोई ऐसा इलीगल मूवमेंट तो नहीं हो रहा है। उसके बाद आउटपोस्ट बना दीजिए। आउटपोस्ट ऐसे एक बढ़िया-बढ़िया बॉर्डर आउटपोस्ट बना के रखिए, एकदम जगह-जगह पे हों चीज़ें, यहाँ पे चेकिंग वगैरह प्रॉपर हो सके। उसके बाद आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए जैसे रोड्स वगैरह। तो होता क्या है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में दिक्कतें इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे रोड्स वगैरह प्रॉपर नहीं है, है ना? उनका वहाँ वो टेरेन है जो हार्श टेरेन है, सही का रोड वगैरह नहीं बना है। तो इससे वो लोग छुप जाते हैं इधर-उधर, भई उनको पुलिस वगैरह ढूँढ नहीं पाती, उनको इतना पता नहीं होता, आइडिया नहीं होता इन जंगलों वगैरह का। तो इसलिए प्रॉपर रोड्स वगैरह बनी होंगी तो भई भागोगे कहाँ भागोगे, पीछा अच्छे से हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद पेट्रोलिंग होती रहे, मतलब जो है जीप में भर के देखा है ना, हाईवे वगैरह पे पेट्रोलिंग होती रहती है, वैसे ही बॉर्डर्स पे प्रॉपर आते रहें, इधर-उधर जीप से चेक करते रहें, पेट्रोलिंग होती रहे। और भई एक पोस्ट टावर्स हों, वहाँ प्रॉपर तरीके से ये सोल्जर्स वगैरह, आर्मी पर्सनल वगैरह हों, वहाँ से ऑब्जर्व करते रहें चीज़ें क्या हो रही हैं। फिर नाका वगैरह बना दें, नाकाबंदी करते हैं ना, तो ये हो कि मतलब इसके आगे लोग ना जा पाएँ। उसके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस को नाइट विजन टेक्नोलॉजी दी जाए कि रात में चुप्पे से जो है वो ज़मीन खोद के अंदर ना आ जाए, इसलिए नाइट विजन की टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रोवाइड करी जाए। और उसके साथ सीसीटीवी वगैरह इंस्टॉल करा जाए, थर्मल इमेजिंग इक्विपमेंट वगैरह इंस्टॉल करे जाएँ, जिससे अगर कुछ ऐसा हो भी रहा है तो किसी और कमरे में बैठा बंदा देख के और इन्फॉर्म कर दे। समझे? कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे भई बॉर्डर मैनेज करने में मदद मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पे कुछ बात करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। इसका शॉर्ट फॉर्म आपको बताएं तो कहेंगे CIBMS, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम।
देखिए क्या होता है, ये आपको समझाती हूँ मैं। जब ये पठानकोट वाले टेररिस्ट अटैक हुए थे, उसकी बात है कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इन्होंने कहा कि ठीक है, हम CIBMS मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें क्या होगा कि पूरी तरीके से एक बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम बनाया जाएगा और उसमें हर तरह की सिक्योरिटी दी जाएगी। अगर बहुत खराब भी बाहर क्लाइमेट हो रही है, क्योंकि होता क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन अगर अच्छी नहीं होती है तो प्रॉब्लम आती है सिक्योर करने में चीज़ों को। तो अगर बाहर समझ लीजिए खराब भी क्लाइमेटिक कंडीशन है, तब भी ये काम करेगा। हुँ, इसको जो है वो दिया गया था कि भई एक इंटीग्रेटेड ऐसा सिस्टम होगा जिसके अंदर जो भी आज के सिस्टम की जो आज भई उस समय जो बॉर्डर सिक्योरिटी में जो भी प्रॉब्लम थी, उसे दूर करा जाएगा। जो भी दिक्कतें थी ह्यूमन रिसोर्सेज़, वेपन्स, हाई टेक सर्विलांस इक्विपमेंट की, उन सब को यहाँ पे पूरा करा जाएगा। अब देखिए इसके अंदर कुछ 3 कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहूँगी। इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला ये कि एक नए तरह का हाईटेक सर्विलांस डिवाइस लगाया जाएगा। जैसे वहाँ पे प्रॉपर डिटेक्टर्स हों लगे हों, प्रॉपर सेंसर्स लगे हों, सेंस कर लें, कैमरे अच्छे हों, ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम हो, माइक्रो एरोस्टेट्स, लेज़र्स वगैरह, है ना? और अभी के भी जो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है उनको भी पूरी तरीके से यहाँ पे हर टाइम सर्विलांस होता रहे इंटरनेशनल बॉर्डर्स में। तो पहला काम ये था। दूसरा इसका कंपोनेंट ये था बच्चों कि एक एफिशिएंट, एक अच्छा, एक ऐसा कम्युनिकेशन हो, एक पूरी तरीके से डेडिकेटेड कम्युनिकेशन नेटवर्क हो, जिसमें आपके प्रॉपर फाइबर ऑप्टिक केबल्स गए हों, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो, जिससे डेटा इधर से उधर करने में दिक्कत ना हो, है ना? डेटा जो ये इतने हाई टेक सर्विलांस निकालेंगे, इसको चाहिए भी तो होगा, है ना? डिटेक्शन तो हो जाएगा, डिटेक्शन डिवाइसेस डिटेक्ट कर लेंगे चीज़ों को, लेकिन उस डेटा को ट्रांसफ़र भी तो करना है ना हमारे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस तक, तो पता चलेगा। तो ऐसा कुछ हमें करना है, एक ऑप्टिक फाइबर या सॉरी फाइबर ऑप्टिक केबल्स वगैरह प्रॉपर तरीके से बिछे हों ताकि डेटा आराम से जल्दी-जल्दी ट्रांसफ़र हो जाए। और तीसरा इनका जो कंपोनेंट था वो ये था कि एक कमांड या एक कंट्रोल सेंटर हो जिसमें डेटा जो है वो ट्रांसमिट करा जाए। ऐसे एक कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा जिसमें ये डेटा दिया जाएगा और ये डेटा वहाँ जाने के बाद वहाँ पे जो सीनियर कमांडर्स होंगे वो देखेंगे क्या हो रहा है एक्चुअली में, ग्राउंड रियलिटी क्या है और क्या हालत चल रही है इंटरनेशनल बॉर्डर की। तो उन्होंने ये सब सोचा और ये जो कॉम्पोजिट पिक्चर बनेगी ये मदद करेगी, है ना? जो समझ जाएँगे तो ये सीनियर कमांडर्स देखेंगे क्या हम करें, क्या डर है, कैसे तरीके से हमको अपने रिसोर्सेज़ को इधर से उधर भेजना है ताकि हम उस फ़ील्ड को प्रॉपर कमांड कर लें, समझे? तो इसका जो कॉम्प्रिहेंसिव ये जो बॉर्डर मैनेजमेंट था, सिस्टम था, इसका मेन पर्पस ये था कि जो मैनुअल सर्विलांस होता है, जो पेट्रोलिंग होती है जीप में भर के या ऐसे करके जा रहे हैं, जवान देख रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स में, इसमें भई इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस अब ये काम करे। और जो ये बीएसएफ है, बीएसएफ पर्सनल है ना? जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, ये फटाफट रिएक्ट करे टीम के तौर पे, जैसी चीज़ें पता चले फटाफट से रिएक्ट करे, समझ रहे हो? तो इसमें क्या होगा कि इसमें बहुत चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो सकती हैं हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स में। और साथ ही साथ कुछ दूसरे फैक्टर्स भी हैं जैसे कि पावर बैकअप होना चाहिए। बीएसएफ पर्सनल को प्रॉपर ट्रेनिंग ऐसी दी जाए कि ये जो इक्विपमेंट हैं इतने हाईटेक वाले, ये इसको जो है वो हैंडल कर ले। ये नहीं कहें ये बटन का करिए भैया, ये बटन का कैसे दबाना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? और मेंटेनेंस अच्छे से इक्विपमेंट का हो, है ना? तो अच्छे तरीके से चीज़ें हों, तो इससे काफ़ी मदद मिल सकती है और कई सारी कंट्रीज़ ऐसा यूज़ भी कर रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स हो गए, इन्होंने इन्होंने काफ़ी कोशिश करी है, यूएस वगैरह ने, कि हाईटेक सॉल्यूशन लाएँ जिससे हम बॉर्डर्स को सिक्योर करें। तो ये हो गया कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। अब आगे बात करेंगे कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट के बारे में और इन्होंने क्या जाना, क्या समझा इस ऑब्जर्वेशन को, क्या ऑब्जर्वेशंस करे बॉर्डर मैनेजमेंट को लेके। देखिए, शुरुआत से कहानी शुरू करते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट था ये बॉर्डर मैनेजमेंट का, बहुत इम्पोर्टेंट था, है ना? बहुत इम्पोर्टेंस थी इसकी। ये इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा कब बढ़ी है, जब ये कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है 1999 में। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट हो गया कि बॉर्डर को तो मैनेज करना चाहिए और इसके साथ एक रिपोर्ट कारगिल रिव्यू कमेटी के द्वारा सामने रखी गई। अब हुआ क्या कि जो रिकमेंडेशन दी गई थी उस कारगिल रिव्यू कमेटी के द्वारा, उसके हिसाब से जो सरकार थी उन्होंने 2001 में
अप्रैल 2001 में क्या करा, एक टास्क फोर्स का गठन किया, है ना, सेटअप करी एक टास्क फोर्स, जो टास्क फोर्स पूरी तरीके से बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर थी। और उसके जो चेयरमैन थे ना बच्चों, वो चेयरमैन थे माधव गोद बोले। अब इन्होंने क्या करा कि ये टास्क फोर्स जो है वो एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट थी, जिन्हें बनाया गया था देखने के लिए कि भाई नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम कैसे करेगा, है ना, और प्रॉपर तरीके से इसको और मजबूत कैसे कराया जाएगा। और ये रिकमेंडेशंस के ऊपर किसकी थी, मैंने आपको बताया कारगिल रिव्यू कमेटी की। अब देखिए, ये जो टास्क फोर्स बनाई गई थी, इस टास्क फोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या था, काम क्या था, मुद्दा क्या था, वो ये था कि हमें बॉर्डर को प्रॉपर मैनेजमेंट करना है ना, और खासकर उन रिकमेंडेशंस के बेसिस पे जो कि कारगिल रिव्यू कमेटी ने दी है ना, स्पेसिफिक चीज़ों को लेके स्पेसिफिक प्रपोजल जो दिए गए हैं ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, है ना, उसकी कंसिडरेशन में, तो उस हिसाब से हमको बॉर्डर को मैनेज करना है। चलिए, ये तो कहानी हो गई टास्क फोर्स की। फिर आगे क्या हुआ कि जो रिपोर्ट थी उसने ये ऑब्जर्व करा, ये जो रिपोर्ट दी गई इनके द्वारा, कमेटी के द्वारा, ये उसने ये देखा कि जो कंट्री के बॉर्डर हैं वो अच्छे से मैनेज नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ दिक्कतें हैं, और ऐसी दिक्कतें हैं कि जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉर्डर पोरस हो जाता है, इधर से उधर लोग आ जाते हैं, है ना, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जन्म होता है, जैसे कि भाई इलीगल माइग्रेशन होने लग गया, स्मगलिंग होने लग जाती है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग। इन सब बातों से तो आप काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो गए होंगे। यही कुछ 8-7 प्रॉब्लम्स हैं जो बार बार देख सुनने को मिलती हैं। ट्रांस बॉर्डर मूवमेंट होता है, इधर से उधर बॉर्डर में आ गए, इंसर्जेंट ग्रुप्स ने बवाल मचा दिया। तो ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 1 से पढ़ रहे हैं। अब उसके साथ बहुत सारी भाई फोर्सेस को भी वहाँ लगाया जाता है कि देखो भैया, बॉर्डर को मैनेज करो, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब क्या है, बॉर्डर से भाई ड्यूटी से हटाते हैं, फिर वहाँ पे नए लोगों को लगाते हैं। समझ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है बॉर्डर के ऊपर, तो ये सारी दिक्कत होती हैं, और यही सारी दिक्कतें हैं कि बॉर्डर अच्छे से मैनेज नहीं हो पाता। तो भाई इन दिक्कतों को दूर करने के लिए ये जो मिनिस्ट्रीज थी, ये आपका ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो थे, इन्होंने रिकमेंड कुछ बातें करी। आइए आपको बताते हैं क्या जीओएम को द्वारा क्या बातें रिकमेंड करी गई। तो देखिए, पहला तो ये कहा गया कि आप ऐसा कुछ भाई एफर्ट लीजिए, ऐसी कुछ चीजें करिए जिससे ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो खत्म हो जाए, है ना, मतलब यहाँ प्रॉपर तरीके से पता हो कि ये तुम्हारा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है। फालतू में आके आप कनकन कनकन मत करो कि भैया इसमें भी तुमने मेरा ये ले लिया, तुमने मेरा ये ले लिया, ये सब मत करो। ठीक है, प्रॉपर डिमार्केशन कर दो। दूसरी बात, भाई क्यों डिमार्केशन करना ज़रूरी है, आप समझ रहे हैं ना? चाइना के साथ भी यही नाटक हो रहा है, नेपाल के साथ भी यही नाटक हो रहा है, सबके साथ यही नाटक हो रहा है कि भैया ये हमारा है, ये हिस्सा मेरा है, मैं ये नहीं मानता, वो मैं नहीं मानता। ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट को बनाया जाए। एक ऐसा डिपार्टमेंट हो जो बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए हो। तीसरी बात इन्होंने कही, एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बनाई जाए, है ना, और इसको जो है एक बॉर्डर के ऊपर डाला जाए, मतलब एक बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय करा जाए, लगाया जाए, और ये डिस्ट्रैक्ट ना हो, जो उसका काम है वही काम करे, दूसरा कोई काम ना करे। और जो इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज हैं, और बाकी जो सिक्योर करने के लिए, जो देश के अंदर जो सिक्योर करने के लिए जो काम है, वो दूसरे लोगों को दिया जाए। ऐसा ना करा जाए कि भैया तुम बॉर्डर भी देख लो, तुम अंदर वाला भी देख लो, तो फिर ये लोग इधर करने रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो इनको बॉर्डर दो तो सिर्फ बॉर्डर ही दो, वहीं ध्यान दें। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई मरीन पुलिस फोर्स बनाई जाए, है ना, जो कि देखिए जो कोस्ट से आ जाते हैं, कोस्ट गार्ड मजबूत हो, कोस्ट गार्ड कोर मजबूत करा जाए, और एक ऐसा अपेक्स इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जो ऐसे सारे के सारे जो मरीन इश्यूज हैं उनके साथ डील करे। और आखिरी में इन्होंने कहा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर फटाफट बनाइए बॉर्डर के आसपास, है ना, क्योंकि भाई इससे बॉर्डर पॉपुलेशन जो इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं वो काफी कम आपके लिए हो जाएंगी। खैर, बहुत सारे, अब देखिए इंडिया के जो हमारे पड़ोसी देश हैं, है ना, ये सब इनके अंदर बहुत पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी है, कोई अमीर आसपास नहीं देखने को मिलेगा, इंडिया ही एक मजबूत है ना, चाइना की बात नहीं कर रही हूँ मैं। और इंडिया के साथ नेबर बड़ा ही दिक्कत देते हैं, चाहे वो पाकिस्तान पकड़ लीजिए, चाहे वो पकड़ लीजिए चाइना, चाहे वो पकड़ लीजिए कोई भी आप देश पकड़िए, उस वो यही कह रहा होता है ये हिस्सा मेरा इतना है, ये हिस्सा आपके अंदर आ रहा है। सीधे सीधे नेपाल जी तो कह रहे हैं कि भाई जो है राम जी ही नेपाली थे तो वो तो इंसान भगवान ही ले रहे हैं यहाँ के। तो ऐसे जो अनसर्टेन बॉर्डर्स हैं, इसकी वजह से देखिए दो देशों के बीच में भी टेंशन होती है, और साथ ही साथ भाई इधर से उधर इलीगल एक्टिविटीज भी होती हैं, स्मगलिंग वगैरह भी होती है, क्राइम भी होता है।
है ना? तो ये जो इल्लीगल माइग्रेशन है बहुत बड़ी दिक्कत है। रोहिंग्या इश्यू ले लीजिए या कोई भी इश्यू, मधेसी वगैरह जितने भी इश्यूज़ हैं सब ये इसी से ही निकल के आ रहे हैं। तो क्या हुआ क्या कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने एक प्रॉपर तरीके से देखा कैसे इस ये जो बॉर्डर मैनेजमेंट इश्यूज है इन्हें सॉल्व करना है, और कई सारी रिकमेंडेशन इनको देखते हुए 2001 में इन्होंने दी कि भाई देखो ऐसे तुम सॉल्व कर सकते हो, और बहुत सारी ऐसी रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट भी करा गया। जैसे कि ऐसी एक वन ऑफ द मेजर जो रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि एक अलग तरीके का आप डिपार्टमेंट बनाओ जो कि बॉर्डर को मैनेज करेगा, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट बनाओ और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर इसको बनाओ। ठीक है, और ये करा भी गया। उसके साथ दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये थी कि जैसे कि भाई जो आपका अर्ली सेटलमेंट्स होते हैं ना हमारे मैरीटाइम बॉर्डर्स के, है ना, वो हमें करने हैं। हमारी जो लैंड बाउंड्रीज हैं उन्हें प्रॉपर डिमार्केट करना है। ये अभी तक देखिए नहीं हुआ है ना। अभी भी क्या है कि आप बात दो देश करने ही नहीं चाहते कि भाई ये बाउंड्री तुम्हारी, ये बाउंड्री हमारी है, भैया अब ये मत कहो ये हमारा है ये तुम्हारा है। साथ में ये GOM जो था, मतलब आपका जो मिनिस्टर्स हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने स्ट्रांगली ये भी रिकमेंड करा कि देखिए एक बॉर्डर एक फोर्स, वन बॉर्डर वन फोर्स, है ना, ताकि अच्छे से अकाउंटेबिलिटी किसी भी फोर्स की हो सके, है ना, ऐसा ना हो कि भाई अलग अलग यहाँ चीजें हों। इन्होंने कहा कि देखिए आप बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस को ना डिप्लॉय करें, है ना, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज के लिए, है ना, आप जहाँ जो काम वो कर रहे हैं वो काम उनको करने दीजिए। और भी कई सारी रिकमेंडेशंस दी है ताकि भाई ताकि अच्छे से मैनेज हो सके इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर या इंडिया नेपाल का बॉर्डर, दूसरे बॉर्डर्स भी ना। इन्होंने कहा कि भाई देखिए आप अगर भाई ये मैरीटाइम बॉर्डर्स को या आइलैंड टेरिटरीज को वगैरह को आप जो है वो नज़रअंदाज ना करें, है ना, आप इसको कोस्ट गार्ड वगैरह को, पुलिस वगैरह को मजबूत बनाएं। तो इन सारी रिकमेंडेशंस के रिजल्ट के तौर पे हुआ क्या कि बॉर्डर मैनेजमेंट को ज़्यादा ध्यान देने लगे। बट फिर क्या हुआ कि मुंबई वाले अटैक हो गए थे, हम लोग बार बार ये बात करते हैं। फिर से सरकार जगी और ये लगा कि भाई हमको अभी भी बॉर्डर को और मैनेज करना है। तो पिछले 2 सालों में हम देख रहे हैं कि इंडिया ने बहुत सारे किलोमीटर की फेंसिंग भी करी है हमारे इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, और बॉर्डर गार्डिंग फोर्स को भी जो है वो बहुत जगह पे लगाया गया है। हजारों करोड़ रुपए दे दिए गए हैं आपके की जो मॉडर्नाइजेशन करने के लिए वहां पे चीजों को। और सेंटर ने अनाउंस करी है ऐसी पॉलिसी कि भाई हम 13 तरीके का मॉडर्न इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट लगाएंगे, है ना, बॉर्डर मैनेजमेंट और अच्छे से करेंगे। टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इस बॉर्डर मैनेजमेंट को करने में, समझ रहे हैं। तो हम बड़े बड़े देशों से चीजों को सीख सकते हैं कि उन्होंने कैसे काम करा, उसी तरीके से हम भी कर सकते हैं। तो ये तो हमने आपको कहानी सुनाई कारगिल रिव्यू कमेटी की, है ना, तो हम कहानी की तरह आपको पढ़ाते हैं तो वही सुना रहे हैं आपको। अब यहाँ पे देखिए अप्रोच की बात करेंगे, अप्रोच टू बॉर्डर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो। तो जो अप्रोच है ना, सेंट्रल ने जो ली है आपकी बॉर्डर को मैनेज करने के लिए, उसमें कुछ 4 एलिमेंट्स हैं। 4 एलिमेंट्स कौन कौन से आपको समझाते हैं। पहला है गार्डिंग, गार्ड करना चीजों को। दूसरा है रेगुलेशन। तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज, है ना, तो अभी तक अगर आप गौर से इसको समझ रहे होंगे तो आपको ये पॉइंट आपके दिमाग में आने लग गए होंगे। और चौथा और आखिरी है कि ऐसे बायलेटरल इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म बनाए जिससे अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट आता भी है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आता भी है हमारे पड़ोसी देश के साथ में, तो दो लोग बैठ के इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो एक एक करके जरा हम यहाँ पे इसको चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे गार्डिंग को। तो गार्डिंग क्या है, तो BSF जानते हैं ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसको दिया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन कौन से बॉर्डर देखोगे आप देखोगी इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर, इधर आप देखोगी इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर, ठीक है। फिर आसाम राइफल्स जो है वो आपकी इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर के लिए है। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स ITBT जो है वो इंडिया चाइना बॉर्डर के लिए है। आप उधर जाएंगे अगर ना ओली वाली साइड तो आपको दिखेगी ITBP सॉरी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, है ना, बॉर्डर पुलिस। और सशस्त्र सीमा बल, ये याद रखिएगा अच्छे से, सशस्त्र सीमा बल SSB जो है वो है इंडिया और नेपाल के लिए और इंडिया और भूटान के लिए। समझ गए इतनी बात। तो इसको एक बार पॉज करके वीडियो को और फिर से एक बार रिपीट कर लीजिएगा कि मैंने क्या क्या बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसके बाद बॉर्डर्स को और अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है कि सर्विलांस सिस्टम बहुत अच्छा हो। और यहाँ पे प्रॉपर पेट्रोलिंग हो,
है ना? जिसमें जो गार्डिंग होती हैं, पर्सनल हैं, जो लोग हैं बॉर्डर्स के आस-पास वो प्रॉपर पेट्रोलिंग करें, ध्यान रखें चीज़ों का। और इन भाई ये पर्सनल है इनके लिए इनको पेट्रोल्स वगैरह दिए जाएँ प्रॉपर, है ना? ये बात करें आस-पास के गाँव वालों से, है ना? ताकि भई बॉर्डर आउटपोस्ट बनाए जाएँ। तो ये सारी चीज़ें करने की बहुत ज़रूरत है, तभी चेकिंग प्रॉपर हो पाएगी। और इंटर बॉर्डर आउटपोस्ट के जो डिस्टेंसेस होंगे कई सारे बॉर्डर्स में, ये भाई रिकमेंडेशंस से बहुत ज़्यादा हैं। अभी रिकमेंडेड थे कि 2.5 किलोमीटर पे एक बॉर्डर आउटपोस्ट बनाना चाहिए, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ भी। हम लोग यही इश्यूज़ देखा करते हैं ना कि बॉर्डर्स पे अवेलेबिलिटी नहीं है चीज़ों की ऐसे। तो देखिए, रिवर वाली बात करें, अगर रिवर वाला बॉर्डर जो आ जाता है बांग्लादेश के साथ, समझ लीजिए, या ऐसे कोई क्रीक एरियाज़ हैं, है ना? इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे या इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे, तो वाटर विंग जो बीएसएफ की है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो वाटर विंग है, उसे वहाँ पे डिप्लॉय करा जाए। अब उसके साथ बहुत सारी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस इक्विपमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि अब रात में देखने के लिए क्या नाइट विज़न डिवाइसेज़ हों, फिर हैंड हेल्थ थर्मल इमेजर्स हों, प्रॉपर इमेज देंगे वो। बैटलफ़ील्ड सर्विलांस रडार्स होने चाहिए, जो नीचे की तरफ काम करें ग्राउंड के पास। फिर डायरेक्शन फाइंडर हो, है ना? डायरेक्शन फाइंडर वहाँ तो पता नहीं है ना कि भैया ये पीछे वाली गली से होके चले जाना, ऐसा तो है नहीं। और अनअटेंडेड ग्राउंड सेंसर्स होने चाहिए, हाई पावर टेलीस्कोप होनी चाहिए दूर तक देखने के लिए, और बहुत सारे ऐसे। तो ये सारे के सारे यूज़ करे जाएँगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। और भई अच्छे सर्विलांस तो अच्छा कैपेसिटी, तो ऐसे कुछ करनी है गार्डिंग। नेक्स्ट बात करेंगे रेगुलेशन की, तो रेगुलेट कैसे करनी है चीज़ों को। तो देखिए, अगर अच्छा रेगुलेशन करना है, लोगों का जो मूवमेंट है, लो पीपल्स का अगर अच्छा करना है, गुड्स का अच्छा करना है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इलीगल चीज़ें ना हो। तो इसके लिए सरकार को जो है वो ऐसा एक इलीगल ट्रेड और एक ट्रैवल करना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली इसको चेक करना रहना पड़ेगा कि कोई इलीगली तो नहीं आ रहा है, इलीगल माइग्रेशन तो नहीं हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है, कोई इंसर्जेंट्स वगैरह तो नहीं आ रहे हैं, टेररिस्ट वगैरह तो नहीं आ रहे हैं। तब यहाँ पे स्मगलिंग वगैरह को प्रिवेंट करा जा सकता है। तो इसके लिए क्या होगा, एक बैरियर बनाओ, जिससे भाई आगे चीज़ें फेंसिंग बनाओ। फेंसिंग बनाओगे तो ईज़ी नहीं होगा लोगों के लिए इधर से उधर आना, है ना? बट फेंसिंग बनाना भी इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ज़मीन को एक्वायर करना पड़ेगा ना उतनी, तब फेंसिंग बन जाएगी उसके ऊपर। फिर आपका देरी इसलिए होती है क्योंकि जो लोकल बॉडीज़ होती हैं वो वहाँ पे साथ नहीं देती हैं, कोऑपरेट नहीं करती हैं। और बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं कि भई इंटरेस्ट हो गया, जो स्टेट की गवर्नमेंट है उनका है कि वो रोक देती हैं प्रोसेस को। क्यों? क्योंकि देखती हैं भई वोट बैंक बढ़ रहा है, वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में इल्लीगल माइग्रेंट्स की। समझे? अब दूसरा एक मेथड है रेगुलेट करने का चीज़ों को, कि मल्टीपर्पस एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बना दो। एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बना दो, मल्टीपर्पस हो, कई सारा काम जाए। कंस्ट्रक्शन आप, और साथ ही साथ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाओ, जिससे क्या हो कि भाई लीगल ट्रेड और मूवमेंट हो, ये बात की जो है वो पूरी की पूरी कंफर्मेशन दी जाए। उसके बाद जो तीसरा है वो कहता है डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज। तो आप समझ रहे हैं, अगर भाई टेरेन बहुत डिफिकल्ट होगी, इधर से उधर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो फैसिलिटीज़ होंगी नहीं, प्रॉपर रोड नहीं होगी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे, हॉस्पिटल नहीं होंगे, तो चीज़ें थोड़ी दिक्कत देती हैं। ठीक है, पैसा नहीं होता है लोगों के पास में, तो बड़ी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो इसलिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बॉर्डर की पॉपुलेशन के पास भाई अगर अच्छी होगी, तभी वो स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये सारी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए सेंटर ने एक बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया था। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम BADP बनाया था 1987 में बनाया था। ठीक है, 1987 में बनाया था कि भैया देखिए, सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे हम वहाँ पे, और लोगों का डेवलपमेंट हमें यहाँ पे करना है, और पैसा वगैरह देना है, और सिक्योरिटी जो भी है बॉर्डर के लोगों की, वो हमें प्रॉपर करनी है। अब इसके अंदर चीज़ें कुछ ऐसी थी स्कीम के अंदर, डेवलपमेंट था कम्युनिटी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे कि हमें फॉरेस्ट्री, पैस्चर लैंड, आपका फिशरी पॉन्ड्स बनाए, है ना, जहाँ मछलियाँ वछलियाँ पाली जाएँ। फिर फ्लोरिकल्चर पार्क्स बनाए जाएँ, अच्छे-अच्छे वहाँ पे फ्लावर्स हों, कम्युनिटी सेंटर हों, छोटी-छोटी जो है डिस्पेंसरीज़ बनाई जाएँ, छोटी-छोटी मार्केटिंग यार्ड्स हों, तो ऐसी चीज़ें हों, तो वहाँ के लोगों को फैसिलिटी मिलेगी, तो इसकी तरफ वो नहीं बढ़ेंगे, साथ ही साथ जॉब्स भी मिलेंगी। ठीक है? कुछ सालों के बाद ये जो प्रोग्राम पूरा बनाया गया था, इसका जो है वो थोड़ा नेचर चेंज हुआ फ्रॉम, पहले ये स्कीम टाइप का था, अब इसका ये था कि हमें स्टेट लेवल प्रोग्राम के तौर पे इसको लाना है। मतलब इसमें एक बॉर्डर एरिया इसका एक डेवलपमेंट करना है, बैलेंस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है।
हुँ। अब जो सबसे नीचे वाले हमारे यहाँ की जो भई गवर्निंग चीज़ें होती थी, पंचायत वगैरह, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वगैरह हो गए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो गई, जो पुरानी काउंसिल्स हैं, ट्रेडिशनल काउंसिल हो गए, इन सबको कहा गया कि आप अपनी स्कीम लेकर आओ अपने एरिया में और अपने एरिया को डेवलप करो। समझ गए? अब देखिए चीज़ें आगे बढ़ी और नॉर्थ ईस्ट में आप जानते हैं बहुत दिक्कत है। नॉर्थ ईस्ट अगर हम बताएँ तो 98% जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, वो भूटान के साथ, चाइना के साथ और म्यांमार और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बनाता है। तो कितना इम्पोर्टेंट हो गया ये। और सबसे ज़्यादा दिक्कतें, सबसे ज़्यादा इंसर्जेंसी इसी जगह पे देखने को मिलती हैं, क्योंकि लोकेशन ऐसी है। साउथ ईस्ट एशिया में कनेक्टिविटी इसकी ऐसी है। तो सरकार को यहाँ को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है ना? और नॉर्थ ईस्ट की सिचुएशन खराब है, उसे समझने के लिए सूटेबल प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लाने के लिए सेंटर ने यहाँ पे एलसी एलसी जैन कमेटी को भी बनाया था, एक हाई लेवल कमीशन को भी बनाया था। उस समय उसके चेयरमैन थे एसपी शुक्ला। ये कब बनाई गई थी बच्चों? ये 1990s में बनाई गई थी। तो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी दी थी और रिपोर्ट का टाइटल था ट्रांसफॉर्मिंग द नॉर्थ ईस्ट। समझ रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट को बदलना। और इसमें ये था कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है इस रीजन का, और कहा था कि यहाँ पे रोड बनाइए, जल्द से जल्द बनाइए। बहुत सारी स्कीम को लाया गया था कि हमें रोड यहाँ बनाना है। इसमें से 3 सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम के बारे में आपको बताऊँ तो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 2 लाने की बात कही गई थी। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 3B लाने की बात कही गई थी और स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन ये 2007-2008 में लाया गया था। समझ गए इतनी बातों को आप डेवलपमेंट बॉर्डर एरियाज़ का? उसके बाद चौथी बात जो है वो कहती है कॉन्स्टिट्यूटिंग बायलैटरल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। तो ये क्या है समझते हैं कि बायलैटरल मतलब दो, है ना? तो यहाँ पे ऐसा बनाइए कि ऐसे इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म बनाइए जो दो देशों में बात कर सके अगर कोई दिक्कत होती है। तो समझिए कैसे? दो देशों में बात करने के लिए आपसी समझौता हो जाए सही से, तो सरकार ने यहाँ पे एक सिस्टम बनाया कि एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम होगा जो मीटिंग करता रहेगा होम सेक्रेटरीज की, एरिया कमांडर्स की, जो बॉर्डर से गार्डिंग फोर्स है उनकी, जॉइंट वर्किंग ग्रुप होंगे बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर, जो आपस में आप बात करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए इंसर्जेंसी की बात है, इंसर्जेंसी जो नॉर्थ ईस्ट में अगर इसका इशू जो है वो हमें डिस्कस करना है, या स्मगलिंग का इशू डिस्कस करना है इंडो म्यांमार बॉर्डर पे, तो जो फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन है आपके फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल के, समझ रहे हो, इंडिया की साइड के, और जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर होंगे म्यांमार की साइड के, ये यहाँ पे जो है बात करते रहेंगे रेगुलरली, इन चीज़ों पे बात करेंगे कि ये देखिए हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके साथ नेशनल लेवल मीटिंग्स हो, सेक्टोरल लेवल पे मीटिंग्स हो, समझ रहे हैं? ये भी जो है होम सेक्रेटरी के अंदर रखी जाएँ, और जो जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, उसके अंदर रखी जाएँ। और सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये हो, मेन ऑब्जेक्टिव ये हो इन सारी मीटिंग्स का कि देखिए हमको शांति बना के रखनी है। बॉर्डर के आस-पास हमको कोई भी अन्न-पन्न, टन्न-टन्न नहीं चाहिए। तो इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए दोनों ही साइड को ऐसा करना पड़ेगा। अब अगर हम पाकिस्तान से बात करें, पाकिस्तान कहेगा अरे भैया हम तो टेररिस्ट को भेजेंगे, तुम जाओ भाड़ में। तो वो सुधरने वाला नहीं है, समझ रहे? तो दोनों ही देश को इसके लिए साथ आना पड़ेगा। और दोनों ही साइड को एग्री भी करना पड़ेगा कि ठीक है हम ऐसा एक दूसरे की जो है चीज़ों को जो है वो ध्यान में रख के काम करेंगे। टेरिटरीज़ पे यहाँ वायलेशन नहीं करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस की कोई भी चीज़ का। और देखते रहेंगे कि कोई इल्लीगल या कोई ऐसा नेगेटिव एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही है ना बॉर्डर के आस-पास। इंसर्जेंट्स कुछ कर तो नहीं रहे हैं, या नार्को ट्रैफिकर्स या कोई दूसरे लोग इन्वॉल्व तो नहीं है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। और बॉर्डर लियासन मीटिंग्स ये होती हैं लोकल एरिया आर्मी कमांडर्स के बीच में, और ये डेजिग्नेट होते हैं। ये आपका हर 6 महीने पे मीटिंग्स हुआ करती हैं। अब देखिए यहाँ पे कहानी की तरह चीज़ों को आगे बढ़ाते आपको बताती हूँ मैं कि सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया और म्यांमार के ये भी मिला करते हैं आपस में, देखते हैं किस तरीके से हम प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्ट करते हैं चीज़ों को, क्या चीज़ें खराब है उन्हें रिपेयर कैसे कर सकते हैं, रीस्टोर कैसे कर सकते हैं चीज़ों को, कैसे हम ये जो बाउंड्री पिलर्स हैं इसे हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं अपने बॉर्डर के आसपास। और इंडिया ने इसी तरीके की इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, नेपाल, भूटान सबके साथ बनाए थे। अगर हम इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की आपको बात बताएं ना, तो बहुत सारे बायलैटरल मैकेनिज्म हैं। आपके बॉर्डर गार्ड्स ऑफ बांग्लादेश
है जैसे कि, है ना? उसके बाद ऐसा कंपनी कमांडर लेवल मीटिंग होती हैं, आपका कमांडेंट लेवल मीटिंग होती हैं, सेक्टर आपका जो है सेक्टर कमांडर लेवल मीटिंग होती है, इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ डिप्टी डायरेक्टर जनरल बीजीपी लेवल की मीटिंग होती हैं। उसके साथ नोडल ऑफिसर की लेवल की मीटिंग होती है, डायरेक्टर जनरल बीएसएफ डायरेक्टर जनरल बीजीपी लेवल की मीटिंग होती है ना? ये कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस ये सब होता रहता है, समझ रहे हैं? तो ये एक बायोलेटरल मैकेनिज्म आपका पाकिस्तान रेंजर के साथ भी हमारा है। तो ये काफी मददगार साबित होता है, हम स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं, कैसे मैनेज करें, ये शांति से काम होता है और बहुत ही ज्यादा अच्छे से हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो बात करेंगे वो करेंगे सिक्योरिंग द कोस्ट एंड आइलैंड टेरिटरीज। अब हमने बॉर्डर की तो बात कर ली, कैसे क्या करना है। अब जो कोस्ट वाला होता है मामला, है ना, हमने अपने मुंबई अटैक के बाद ये भी समझा कि कोस्ट को प्रोटेक्ट करने की बहुत जरूरत है। तो भाई कोस्ट और आइलैंड टेरिटरीज को सिक्योर करने के लिए आपको समझाती हूँ मैं कुछ चीजों के बारे में। सबसे पहले कोस्टल सिक्योरिटी हम आपको थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा समझाते हैं कि ओवरऑल कहानी की तरह समझिए, थोड़ा आइडिया देते हैं ताकि आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो। देखिए, अगर हमें कोस्ट को सिक्योर करके रखना है तो यहाँ पे सेंटर ने क्या करा था कि एक 3 लेयर का एक मैकेनिज्म डेवलप किया था। हुँ? तो उस 3 लेयर में क्या था कि जो सबसे बाहर वाली लेयर थी, उसमें इंडियन नेवी पेट्रोल्स थे, या इंडियन नेवी की वहाँ पेट्रोलिंग करती थी हाई सीज पे, और यहाँ पे देखा करती थी किस तरीके से हम चीज़ों को देख सकते हैं। एरियल जो रिकॉग्निजेंस थी, शिप बेस्ड एयरक्राफ्ट के थ्रू वो ये काम करा करती थी इंडियन नेवी। ये सबसे बाहर पेट्रोलिंग हो रही है, सबसे बाहर वाली लेयर में। उसके बाद जो लेयर आ रही थी बीच वाली, उसमें क्या था, उसमें एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को बनाया गया था। तो वो कब कहाँ से कहाँ तक थी, 12 से लेके 12 से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक के लिए, है ना? ये समुद्र का जब डिस्टेंस नापते हैं नॉटिकल माइल्स बोल के थ्रू नापते हैं, ठीक है? नॉटिकल माइल्स आपकी 12 से लेके 200 नॉटिकल माइल्स के बीच की जो है इंटरमीडिएट लेयर थी, उसके अंदर एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ईईजेड बोलते हैं ना, वो बनाई गई। और इसको कोस्ट गार्ड जो थे उसकी पेट्रोलिंग कोस्ट गार्ड करते थे, ठीक है? यहाँ पे क्या होना है क्या नहीं, ये यहाँ देखा करते थे। अब जो एरिया था आपका लैंड और सी के इंटरफेस के बीच में, मतलब जमीन और जो सी के बीच में जो एरिया था, इसे पेट्रोल कौन करता था, कोस्टल पुलिस करती थी। समझ गए? तो ये तीनों चीजों को समझिए, 3 लेयर कैसे था। अब देखिए यहाँ पे जो टास्क फोर्स ने रिकमेंडेशन दी थी उसके हिसाब से सेंटर ने लॉन्च करा है कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम को। और ये कब लॉन्च किया गया, 2005-6 में। स्कीम में था कि किस तरीके से हम इस्टेब्लिशमेंट करें 73 कोस्टल पुलिस स्टेशंस का, जिसके अंदर 204 बोट्स होंगी, 204 बोट्स होंगी, 153 जो है वो जीप्स होंगी, 312 मतलब 312 मोटर साइकिल्स होंगी जो इधर से उधर जाएंगी कोस्ट में, और यहाँ पे कुछ क्लोज वाटर्स होंगे। तो ऐसा हमें ये सब बनाना बनाना होगा यहाँ पे। आई एम सो सॉरी, क्लोज वाटर्स नहीं होंगे, मतलब ये जो आपका मोटरसाइकिल्स हैं वो यहाँ पे कोस्ट के ऊपर और इन क्लोज कोस्टल वाटर्स के ऊपर जो चलेंगी। ये सारी की सारी चीज़ें बनाने के लिए 5 सालों का समय हुआ था कि भाई 5 सालों के अंदर हमें ये काम करना है। अब जो कोस्टल पुलिस है, जो सबसे यहाँ पे लैंड और सी के बॉर्डर के बीच में मैनेज कर रही थी, उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, प्रॉपर ट्रेन्ड इंसान नहीं थे, है ना? और ना ही उनके पास अच्छी आर्म्स थी, ना ही अच्छी पेट्रोल करने के लिए बोट्स थी। और पर्सनल को इन सारे पुलिस स्टेशन के अंदर जो है वो डिप्लॉय करा गया, वहाँ उनको जो है वो जो है तैनात करा गया। और वो रिलक्टेंट थे कि भाई वो इन सारी पेट्रोलिंग को करने में। तो कंप्लेन ये आती थी कि यहाँ पे सी सिकनेस हो जाती है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, हाई स्पीड पेट्रोल बोट्स नहीं है। तो ये सारी दिक्कतें देखने को मिल रही थी आपकी कोस्टल पुलिस स्टेशंस में। अब हुआ क्या, जो मुंबई के टेरर अटैक हुए उसमें पता ही है कोस्ट से लोग आए थे भाई टेररिस्ट। तो सेंटर ने उसके बाद अनाउंस करा कि बहुत सारे हम ऐसे मेजर्स लेंगे जिससे हम कोस्टल सिक्योरिटी को अपने देश की मजबूत कर सकें। समझे? तो इन मेजर्स को लेने के लिए कुछ, जैसे कि उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम लेकर आएंगे। 204 इंसेप्टर बोट्स की फटाफट डिलीवरी कराई जाए। इन्वायरमेंटल नॉर्म्स को थोड़ा आसान करा जाए ताकि कोस्टल पुलिस स्टेशन वहां बनाए जाए। फिर मल्टीपर्पस आइडेंटिटी कार्ड दिए जाए हर एक फिशरमैन को, समझ रहे हैं? साथ ही साथ सी फेयरिंग पर्सनल को और कोस्टल विलेजेस को, ताकि पता हो कि कौन ऑथेंटिक पर्सन है, कौन इलीगल इंसान है। समझे? उसके बाद
यहाँ पे एक लाइसेंसिंग हो प्रॉपर फिशिंग बोट्स की पूरे कंट्री में। नए भाई स्पेशल ट्रांसपॉन्डर्स या ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को इंस्टॉल करा जाए, ठीक है, बोट्स के ऊपर, ताकि भाई ट्रैफिकिंग वगैरह आइडेंटिफिकेशन वगैरह प्रॉपर से हो सके। फिर यहाँ पे कमांडो यूनिट जो होती है ना, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की, उन्हें यहाँ तैनात करा जाए, सारे ही पोर्ट्स पे इनको तैनात करा जाए। और साथ में आप एक ऐसा एक यूनिफाइड एक पूरी तरीके से कमांड बनाओ जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट के लिए हो। आप ऐसा कॉन्स्टिट्यूट करो जिससे टेररिस्ट वगैरह के जो डर है सी से आने के लिए, वो हम यहाँ पे इसको जो है वो काउंटर कर सकें। क्लियर है? अब देखिए, सिक्योरिटी जो आइलैंड टेरिटरीज की होती है ना, उसके लिए सरकार ने, सेंटर ने यहाँ पे एक जॉइंट कमांड को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, जिसे अंडमान एंड निकोबार कमांड बोलते हैं, उसे बनाया। उसके अंदर पर्सनल थे आपके आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के भी, और साथ ही साथ कोस्ट गार्ड भी थे उसमें। अब दूसरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो आपका अंडमान एंड निकोबार जो कमांड है, इसको कहा गया कि आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को प्रॉपर देखोगे, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी होगी। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। जॉइन बटन को आप प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो और पर्क्स एंजॉय कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा व्यू मुझे दे सकते हो। साथ ही साथ आप फेसबुक पे वीडियोस देख सकते हो, सिर्फ आयस के नाम से पेज है, लाइक करके देखिए। ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सबकी आईडी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मुझे कहीं पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे है। टेक केयर।